हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। अपना एसवाईजेके का जो पार्ट चल रहा था जिसमें पॉलिटिकल की शुरुआत थी। पॉलिटिकल में सबसे पहले कल हमने पढ़ना शुरू किया था संविधान सभा। अब संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा का सबसे मोस्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। संविधान सभा का गठन जो संविधान सभा का गठन है वो आपने पढ़ा था कल, और वो था कैबिनेट मिशन के अनुसार। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। सबसे बेस्ट क्वेश्चंस आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। अब मेरे बच्चों, इसमें बात करते हैं संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या है ये 389 रखी गई थी। संविधान सभा की सदस्य संख्या का जो प्रावधान किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था, और कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी 389। लेकिन अब देखना दोस्तों ये है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वो कहाँ से। उस समय हमारे देश में प्रशासनिक इकाइयाँ 3 प्रकार की होती थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रशासनिक इकाइयाँ 3 प्रकार। आज जैसे हम देखते हैं हमारे देश की प्रशासनिक इकाई 2 प्रकार की हैं, स्टेट व यूटी केंद्र शासित प्रदेश। उस समय 3 हुआ करती थी। एक था ब्रिटिश प्रांत से उस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या 292 थी। अर्थात कहने का मतलब ये है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में से 3 प्रकार के सदस्य थे, जिसमें से सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश प्रांतों से। और उस समय ब्रिटिश प्रांतों की सदस्य संख्या कितनी थी? 11। आपको बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश में ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या 11 थी, जबकि 11 ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या रखी गई 292। ब्रिटिश प्रांत क्या होते थे? स्वतंत्र भारत का वो क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में था। वहाँ कोई देशी रियासत राजा महाराजा नहीं था, ब्रिटिश अधिकारी ही शासन चलाते थे। तब दूसरे नंबर की प्रशासनिक इकाई हमारी थी चीफ कमिश्नर क्षेत्र मेरे दोस्तों आज का यूटी है। जैसे आज का केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, स्वतंत्र भारत में उसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहा जाता था, जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के ही कंट्रोल में था। और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 4 थी। और उस समय आपको ध्यान होगा कि स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या भी कितनी थी? 4। हमारे देश में उस समय 4 ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें से बात करें 1 नंबर का ब्रिटिश प्रांत दिल्ली था। उसके बाद दूसरे नंबर की ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो 2 नंबर का हमारा ब्रिटिश प्रांत है वो मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा नाम है। अजमेर मेरवाड़ा हमारे राजस्थान में था। तीसरे नंबर का जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र आता है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था कुर्ग, और कुर्ग नामक चीफ कमिश्नर क्षेत्र आज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। चौथा जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था आज वो पाकिस्तान में है, और उसका नाम था बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान, तो इस प्रकार से, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में 4 ही संविधान सभा की सदस्य संख्या थी। 4 ही संविधान सभा की सदस्य संख्या थी। अब इसमें आगे की बात करते हैं तो देखिएगा, अब संविधान सभा में जो तीसरे नंबर के सदस्य रखे गए थे कैबिनेट मिशन के अनुसार, वो रखे गए थे देशी रियासतों से। अब देशी रियासतों से संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी ये हमें देखना है। देशी रियासतों से संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी मेरे दोस्तों, देशी रियासतों से, कहाँ से? देशी रियासतें। और उस समय स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतें 563 थी, लेकिन देशी रियासतों से कुल सदस्य संख्या संविधान सभा के 93 सदस्य। अब हम देखते हैं संविधान सभा के 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से,
उसके बाद में 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, और 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। 93 सदस्य कहाँ से थे? वो थे देसी रियासतों से। ऐसे इन तीनों को अगर काउंटिंग अगर हम करें तो टोटल सदस्य संख्या बनती है 389। अब देखो, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो ये कहा गया था कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या, उसमें से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। चुनाव जो है वो हमने पढ़ा कि चुनाव जो हुआ वो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें विधान परिषदों के सदस्यों ने भाग लिया था। लेकिन विधान परिषदें उस समय सिर्फ ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में थी, जो ब्रिटिश नियंत्रण क्षेत्र। हमारी देशी रियासतों में एक राजा का अधिकार होता था, राजा की निश्चित भूभाग देशी रियासत थी, राजा ही सर्वोपरि होता था। इसीलिए चुनाव जो हुआ है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में, याद रखोगे दोस्तों, चुनाव जो है वो चुनाव हुआ है कुल कितने सदस्यों का? चुनाव हुआ है 292 सदस्य। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य संख्या, आप समझ चुके होंगे कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 2 प्रकार की थी। एक सदस्य है निर्वाचित, और 389 में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और वो है 292 निर्वाचित हैं ब्रिटिश प्रांतों से, और निर्वाचन में 4 निर्वाचित सदस्य हैं देशी रियासतों से, नहीं, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, सॉरी। और अब हम बात करते हैं संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 है। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य कहाँ से हैं? 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। कुल निर्वाचित संविधान सभा की सदस्य संख्या है 296। अब बात करते हैं मनोनीत सदस्य कितने थे। और संविधान सभा में मनोनीत सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे, और देशी रियासतों से कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 93। तो संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे, मनोनीत व निर्वाचित। मनोनीत सदस्य संख्या है कुल 200, निर्वाचित कुल सदस्य संख्या है 296, जिसमें से 292 है ब्रिटिश प्रांतों से, 4 हैं चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। और संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 93, 93 है। 93 जो मनोनीत सदस्य हैं ये देशी रियासतों से। इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का जो ये चुनाव का काम था, संविधान सभा का जो चुनाव है ये जुलाई 1946 में, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में। बताओ, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ है? जुलाई 1946। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से जुलाई 1996 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद जैसे संविधान सभा का चुनाव होगा, चुनाव में रिजल्ट आया। जिस प्रकार से आज भारत में चुनाव प्रणाली बहुदलीय चुनाव प्रणाली, भारत में एक दलीय चुनाव प्रणाली नहीं है। भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो बहुदलीय चुनाव प्रणाली है, अर्थात एक ही राजनीतिक चुनाव पार्टी में, एक ही चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती। अब वो कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव लड़ा, ये अब हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, चुनाव राजनीतिक पार्टियों के आधार पर हुआ था। अब उसमें हम देखते हैं जब चुनाव का रिजल्ट आया तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान सभा में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमारे देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, आप इस प्रकार से, ऐसे स्वतंत्र भारत में भी राजनीतिक पार्टियां होती थी। जैसे कांग्रेस है जो भारत की सबसे प्राचीन और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी, उसके बाद मुस्लिम लीग है, कम्युनिस्ट पार्टी है, स्वराज्य दल है, ये आपको पता है। तो ऐसी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव हुआ। संविधान सभा के चुनाव में 296 निर्वाचित सदस्यों में से कांग्रेस को 296 सदस्यों में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस पार्टी को, जो स्वतंत्र भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, 296 सदस्यों में से कांग्रेस की संविधान सभा में कुल सीटें आई 208। बताओ, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की? 208। उसके बाद में
मुस्लिम पार्टी है जो स्वतंत्र भारत में भारत के मुस्लिम समुदाय ने एक पार्टी का गठन किया था और इस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। इस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी है मेरे दोस्तों। मुस्लिम लीग राजनीतिक पार्टी को कुल सीटें 73 सीटें प्राप्त। अब बात करते हैं अन्य पार्टियों की। अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां उस समय अनेक थी, अन्य पार्टियों को कुल सीटें प्राप्त हुई 8 और निर्दलीय भी कुछ सदस्य चुनाव में उम्मीदवार थे और निर्दलीय सदस्यों ने विजय हुए 7। इस प्रकार से टोटल 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ उसमें सर्वाधिक सीट किस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हुई? कांग्रेस। दूसरा बहुमत किसका रहा? मुस्लिम लीग। तो ये दो आपके एग्जाम में ज़्यादा महत्व रखे जाएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने संविधान सभा के चुनाव में कुल कितनी सीटें प्राप्त की, उसके बाद में मुस्लिम लीग की एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये दो आपको विशेष याद रखने हैं कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस का बहुमत आया 208 से, मुस्लिम लीग का आया 73 से। अब देखिएगा मुस्लिम लीग को यहाँ अल्प बहुमत प्राप्त हुआ। इस संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्प बहुमत प्राप्त हुआ है। कहने का अर्थ है चुनाव में कम सीटें प्राप्त हुई। इसी कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मेरे दोस्तों एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भारत की किस राजनीतिक पार्टी ने संविधान सभा का बहिष्कार किया? संविधान सभा का बहिष्कार किया है मुस्लिम लीग ने। क्यों किया है? क्योंकि इस चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्प बहुमत, बहुत ही कम सीटें प्राप्त हुई, इसीलिए इन्होंने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां मोहसिन उल मुल्क ने की और तब से ये मुस्लिम लीग भारत में मुस्लिम समुदाय की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी। और इसमें मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया कि हमें इस भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होना, न हमें संविधान बनाना है, न बने हुए संविधान को मान्य करना है। उस समय देश में अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग चली रही थी। यह आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। किसका अधिवेशन होता है? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। ये अधिवेशन मेरे बच्चों मुस्लिम लीग का अधिवेशन है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में होता है। लाहौर रावी नदी के किनारे है। इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग रखी गई। अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग रखी और ये मांग अब और बलवती होती गई। संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग ने। उसी समय बात करते हैं ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटेन देश का पूर्व प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का ये बात चल रही है हमारी 1946 की, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल था। ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री जो 1945 से पहले था चर्चिल। 1945 में चर्चिल की पराजय हो गई और क्लीमेंट इटली बनता। पूर्व प्रधानमंत्री है चर्चिल। इस चर्चिल ने हमारी संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है। क्या कहा है? हिंदुओं की सभा कहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? ये कहा है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल। क्यों कहा है? क्योंकि इस चुनाव में ज़्यादा बहुमत किसको आया? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में भारत के अधिकांश हिंदू व्यक्ति थे। इन्होंने, इस चर्चिल ने भारत के मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की और इसने कहा कि ये मुस्लिम
कि कोई संविधान सभा नहीं है, इसमें तो हिंदू विजय हुए हैं और नाम दे दिया हिंदुओं की सभा, जो एक सांप्रदायिकता की ओर संकेत करती है। अब इसमें मैं दोस्तों आगे की बात करते हैं। ये संविधान सभा का चुनाव हो गया। चुनाव में याद रखेंगे सर्वाधिक बहुमत कांग्रेस, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग को आया और मुस्लिम लीग ने इसको किया 22 तो यहाँ तक ये बातें हो चुकी हैं। अब होगा संविधान सभा का गठन। सदस्य संख्या 389 आपको याद रखना है। संविधान सभा की सदस्य संख्या है वो 389 थी। संविधान सभा में 3 प्रकार के सदस्य थे और वो 3 प्रकार के सदस्य कौन कौन से थे? ब्रिटिश प्रांतों से अभी आपने पढ़ा 296, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 206, ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 और उसके बाद में देशी रियासतों से सदस्य संख्या थी हमारी 93। चुनाव में अब चुनाव होता है तो चुनाव में किसको सीट प्राप्त आई? 296 थे मनोनीत, 296 थे निर्वाचित और मनोनीत सदस्य देशी रियासतों से 93। अब यहाँ पर संविधान सभा का गठन, जिसे हम संविधान सभा की स्थापना कह सकते हैं, संविधान सभा का गठन या संविधान सभा की स्थापना कब? संविधान सभा का गठन या स्थापना है ये चुनाव के बाद 6 दिसंबर 1946 ईस्वी संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा का निर्माण होता है। उसके बाद में देखते हैं अब संविधान सभा की बैठक होगी। मेरे दोस्तों याद रखना है संविधान सभा की कुल बैठक, संविधान सभा की कुल बैठक, संविधान सभा की कुल बैठक हुई 105। संविधान सभा की कुल बैठक बोलो कितना हुई? 105। संविधान सभा के कुल अधिवेशन, संविधान सभा के कुल अधिवेशन, संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? याद रखेंगे 11। हो सकता है किसी बुक में इनकी संख्या 12 भी दे रखी, लेकिन आप याद रखेंगे संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए हैं 11। अब 105 बैठकों में आपको एग्जाम की दृष्टि से कुछ ही बैठक याद रखनी है जो आज एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं। प्रथम बैठक, उसके बाद याद रखना मेरे दोस्तों दूसरी बैठक, उसके बाद में याद रखोगे 13 दिसंबर वाली तीसरी बैठक और उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी। ये एग्जाम की दृष्टि से 4 बैठकें सबसे मोस्ट हैं। इनको तो इनकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है कि प्रथम बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और अंतिम बैठक ये कब कब हुई, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये 4 ही बैठक आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब चलते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक मेरे दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक याद रखेंगे विशेष तौर पर और वो हुई है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। संविधान सभा की प्रथम बैठक याद रखना 9 दिसंबर 1946 को थी। एक बात आप नोट लगाकर अपने दिमाग में छाप ले, संविधान सभा की सभी बैठकें, संविधान सभा की सभी बैठकें नई दिल्ली के संसद भवन में हुई। नई दिल्ली के संसद भवन में संविधान सभा के टोटल बैठक हुई हैं। इसी कारण संविधान सभा बैठक का स्थान नहीं पूछा जाता एग्जाम में कि वो कहाँ पर आयोजित। अगर हर बैठक का स्थान अलग अलग होता, अलग अलग शहर होते, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता। इसीलिए बस संविधान सभा की बैठक में हमें डेट याद रखनी है, लेकिन प्रथम बैठक में एक अध्यक्ष भी याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए और पता भी है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा है वो संविधान
सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम या आप कह सकते हैं प्रथम या आप कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष, कह सकते हैं प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन से बड़ा प्यारा बनता है ये कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें इसलिए अध्यक्ष चुना गया था क्योंकि ये संविधान सभा के 389 सदस्यों में से सर्वाधिक एज के सदस्य थे। जेपी कृपलानी ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद के नाम की घोषणा की थी। मेरे दोस्तों, इस प्रथम बैठक में याद रखना, इस प्रथम बैठक में आपको याद रखना है संविधान सभा के कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित हुई है, इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद है, जिनके नाम की घोषणा जेपी कृपलानी जीवतराम भगवान दास कृपलानी ने की। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक है वो 2 दिन बाद ही हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक प्रथम बैठक के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस दिन का मतलब दूसरी बैठक के दिन 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बोलो इसे बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का दूसरा अध्यक्ष हम कह सकते हैं, लेकिन दूसरा प्रथम ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा महत्व नहीं रखता, महत्व रखेगा स्थायी व अस्थायी। एक बार देखेंगे अस्थायी अध्यक्ष प्रथम बैठक 9 दिसंबर को बने सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गई दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से यह संविधान सभा की 2 प्रारंभिक बैठक है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 2 ही दिन बाद प्रथम बैठक के 11 दिसंबर 1946। अब संविधान सभा की तीसरी बैठक आपको विशेष याद रखनी। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक है मेरे दोस्तों वो फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित हुई। अब देखो दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बन गए थे, इसीलिए अब आगे कोई अध्यक्ष चेंज नहीं होगा। अध्यक्ष में फर्स्ट और सेकंड 2 ही बैठक याद रखें। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष। अब अध्यक्ष चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इनमें क्या रखा गया दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में प्रावधान, वो आपको अब याद रखना। संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने या संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रख, क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है आपके सामने है। और वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हो रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहा है, प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तीसरी बैठक के दिन। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है 13 दिसंबर 1946 को। तीसरा क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमें देखना ये है उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, क्या इसके अंदर मटेरियल था, क्या रखा गया, क्यों रखा गया,
आपने पढ़ा होगा उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान भारत की प्रस्तावना है। उद्देश्य का है, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित नाम ही प्रस्तावना है। अब हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946। मेरे दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के मूल आदर्शों की नींव रखी। स्वतंत्र भारत के मूल आदर्श की रूपरेखा थी, या नींव रखी थी, या रूपरेखा थी। देखिएगा, इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र, समप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य देश घोषित किया। याद रखोगे मेरे दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, समप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य देश घोषित किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र, समप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य देश घोषित किया था। इस शब्दों का अर्थ ये है कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा। संविधान में ये बातें लिखी जानी थी उद्देश्य प्रस्ताव के तहत कि भारत एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु है। संप्रभु का मतलब है भारत अपने आप में इतना परिपूर्ण है, साक्षरता में, शिक्षा में, आर्थिक क्रिया में और अपना स्वयं शासन चलाने में, अर्थात अपने देश की शासन व्यवस्था समय चलाने में संप्रभु है। इसे किसी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है ही प्रजातंत्र, लेकिन गणराज्य किस देश को कहते हैं? गणराज्य की एक मूल विशेषता आप यही समझेंगे, जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता हो वो गणराज्य कहलाता है। संप्रभु को एक बार और देख लीजिएगा। संप्रभु का अर्थ होता है कि अपने आप में हर क्षेत्र में परिपूर्ण होना, अपना शासन स्वयं चलाना, इतनी टैलेंट का होना, अपनी अर्थव्यवस्था स्वयं चलाना, इस प्रकार की बातें। लेकिन एक चीज़ और साथ याद आप रखेंगे, गणराज्य शब्द हमने फ्रांस के संविधान से गढ़ा। संविधान के विदेशी स्रोतों में आगे आप पढ़ेंगे तो गणराज्य शब्द कहाँ से अपनाया गया है? फ्रांस की संविधान। इस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य देश घोषित किया। उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के मूल आदर्श थे। अब बात करते हैं, क्वेश्चन अगला ये बनेगा कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? याद रखेंगे मेरे दोस्तों, 22 जनवरी 1947 ईस्वी। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, अर्थात कि ठीक है, हमारे स्वतंत्र देश की मूल आदर्श यही रहेंगे। भारत एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाएगा, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य देश बनेगा। इस प्रकार से ये संविधान सभा की तीसरी बैठक की कुछ एक बातें थी। तीसरी बैठक देखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष वही हैं पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा थी। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र, समप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य देश घोषित किया गया था। अगला अच्छा क्वेश्चन, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? और वो किया है 22 जनवरी 1947। याद रखेगा, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित नाम ही परिवर्तित नाम ही प्रस्तावना बनी। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित नाम ही आगे चलकर क्या बन जाएगी? प्रस्ताव। इस प्रकार से ये संविधान सभा की
प्रारंभिक 3 बैठकें आपकी हुई और अब इसमें अगर हम आगे चलते हैं तो संविधान सभा की आगे की बैठक, और बताया था अभी आपको सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से 4 ही बैठक याद रखनी है, और वो 4 बैठक कौन कौन सी हैं, जिसमें से 3 बैठक आपके सामने हैं। और अब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की मेरे दोस्तों याद रखेंगे अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक है 105वीं जो अंतिम बैठक है। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को घोषित किया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बनाया। इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन को घोषित किया। अर्थात क्वेश्चन ये है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला, जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब मिला? ये दर्जा मिला है संविधान सभा की अंतिम बैठक, और वो है 24 जनवरी 1950 को। चलिए आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं, देखते हैं कौन प्यारा सा बच्चा इसका जल्दी से आंसर देता है। दोनों क्वेश्चंस, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में गाया गया? कांग्रेस अधिवेशन की बात है। और वही दूसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में, कहाँ पर, किसकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? अब इसी दिन संविधान सभा की इस तीसरी बैठक के दिन ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले मेरे दोस्तों 15 अगस्त याद रखोगे, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी, ये स्वतंत्र भारत की बातें हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी, भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी गवर्नर जनरल ही था मेरे दोस्तों, गवर्नर जनरल। भारत में राष्ट्रपति पद की शुरुआत है वो अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है 26 जनवरी 1950, और इस दिन भारत गणतंत्र देश बना है क्योंकि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित कर दिया। लेकिन इस समय मनोमिति थे, निर्वाचन बाद में होगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल काउंटिंग होता है 26 जनवरी 1950 से। इससे पहले स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी गवर्नर जनरल ही था। आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है। माउंटबेटन का जो कार्यकाल होगा वो फरवरी 1947 से जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन स्वतंत्रता से पूर्व भी हैं, माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय भी हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन है। लेकिन उसके बाद में बात करते हैं, और जो 1948 में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल पद से हटाकर
और अब हमारे गवर्नर जनरल बनेंगे जो जून 1948 से जनवरी 1950 तक, जून 1948 से जनवरी 1950 तक, जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल होंगे चक्रवर्ती गोपालाचार्य, जिसे श्री राजगोपालाचारी भी कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो उपनाम आता है वो याद रखेंगे राजाजी। और राजाजी नाम का भारत में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क याद रखेंगे उत्तराखंड में है। राजाजी किसका उपनाम है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र, और एकमात्र शब्द का अर्थ है प्रथम भी और अंतिम भी, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं। चलिए चलिए अभी हमने पढ़ा कि संविधान सभा की 4 बैठकें, किस बैठक का क्या प्रावधान है। अंतिम बैठक की 3 विशेष बातें याद रखेंगे, जिसमें अंतिम बैठक की ये 3 विशेष बातें आपको विशेष याद रखनी हैं। और उसमें 3 बैठकों में यदि बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले प्रथम बैठक हुई। अंतिम बैठक में 3 बातें याद रखोगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को घोषित किया। उसके बाद में बात करते हैं जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया है। और इसी दिन हमारे देश में घोषणा कर दी कि सर्वोच्च पदाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात राष्ट्रपति होंगे और गवर्नर जनरल पद को समाप्त करने की घोषणा हुई। लेकिन राष्ट्रपति पद शुरू होगा 26 जनवरी को, गवर्नर जनरल का पद समाप्त होगा 26 जनवरी 50। ओके।